स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जीडीए की ओर से बनाए गए आवासों का लोकार्पण कर लाभार्थियों को चाबी सौंपी है। मांगबेला में 1488 आवासों का निर्माण कराया गया। 500 में आवंटी प्रधानमंत्री आवास की रजिस्ट्री करा सकती हैं। बता दें कि 14 मकानों का आवंटन किया जा चुका है और इस योजना के तहत बने मकानों की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए बताई जा रही, जिसमें 2.5 लाख रुपए सरकार की ओर से जबकि 2 लाख आवंटी को देने होंगे। जीडीएस आवासीय परिसर को फ्री वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। और इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नारायण नड्डा यानी कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। यानी 4.5 वर्ष में 34,228 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। उनको आवास की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास इतनी फुर्सत कहां थी कि उनके बारे में सोच सके। आवास की बात तो बहुत दूर, गोरखपुर को बिजली नहीं मिलती थी। आज बिजली मिल रही है। क्यों, आप लोग बताइए, बिजली आ रही है? तो बता दें कि आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया गोरखपुर में, जहां पर जीडीएस के थ्रू लाभार्थियों को लाभ दिया गया, आवास दिया गया, उनकी चाबी सौंपी गई सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। वहीं कल का दिन लखनऊ वासियों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि लखनऊ के इको गार्डन में किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले के तमाम किसान शामिल होंगे। अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा जुटेंगे। हमारी संवाददाता ने किसान महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की है। इको गार्डन में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा चलो लखनऊ का नारा दिया गया। यहाँ पे तमाम किसान मोर्चा के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, चलो लखनऊ। हालांकि प्रधानमंत्री ने तो तीनों कृषि कानून खत्म कर दिया, अब क्या आपकी मांग है? प्रधानमंत्री के कहने से खत्म नहीं होता है कोई चीज। इनकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उनको जाना पड़ेगा और एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। फिर आगे की बात होगी। शहीद हमारे 700 किसान शहीद हुए, उनकी बात होगी। किसानों पे हजारों मुकदमे लगाए गए, उन पर बात होगी। बिजली बिल है, उस पर बात होगी। सीड बिल आ रहा है, उस पर बात होगी। और जो एनजीटी के नाम पर किसानों पे बहुत बड़ा एक पराली है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, इन सारी चीजों पर बैठ के चर्चा होगी। और ये कोई नए मुद्दे नहीं है। इस आंदोलन के दौरान सरकार से बराबर इन मुद्दों पर चर्चा होती रही है। लेकिन जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब तो आपकी मांग सिर्फ यही थी ना कि हमें तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द कराना है। वो भी संसद के सत्र के दौरान भी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उसको शुरू करेंगे हम। नहीं, एक बात नहीं थी। जब आंदोलन शुरू होगा तो दोनों बातें थी। मांगे तो धीरे धीरे शुरू हुई, इस बात को तो मानेंगे आप? ना, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपकी बात को आप अपनी बात हमारे मुंह में डाल देंगे और निकाल लेंगे, संभव नहीं है। अच्छा, पराली जलाने वाले मुद्दा कब शुरू हुआ ये बता दीजिए। मैं बता दूं, 3 कानून वापसी और एमएसपी पे कानून, ये शुरुआत थी। जब 11 दौर की वार्ता हुई और एक दर्जन से ज्यादा कानून पे संशोधन को तैयार हो गए, जो कहते थे कि हमारे गंगा जल की तरह पवित्र कानून है, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे, वो सरकार एक दर्जन से ज्यादा संशोधनों पे तैयार हो गई। तब उन्होंने कहा कि हम और मुद्दों पे बात कर लेते हैं। तो ये थे जो कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हमारी जो मांगे हैं वो सही है कि कानून को खत्म करने की मांग थी। कानून को उन्होंने खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन हम अभी इंतजार करेंगे क्योंकि संसद का महीने के आखिरी में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। और जब तक संसद में इसकी पूरी प्रक्रिया, जो इसको खत्म करने की प्रक्रिया, वो खत्म नहीं कर दी जाती, तब तक हम अपना जो आंदोलन है वो जारी रखेंगे। कैमरामैन अमन के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बाराबंकी दौरे पर हैं और सिरोली गौस्तपुर तहसील क्षेत्र के रामपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में ओवैसी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर ओवैसी का जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि आज कार्यक्रम स्थल पर ही ओवैसी के साथ मंच साझा करने को लेकर पार्टी के दो गुटों में भिड़ंत भी हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। वहीं शोषित वंचित समाज सम्मेलन कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कासगंज की घटना को लेकर विपक्ष पर हमला किया है और जमकर उन्होंने बीजेपी की खिल्लियां उड़ाई है। मंत्री ने पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर दिया, मगर अब यही बीजेपी की सरकार में अल्ताफ नामी बच्चे को कासगंज की पुलिस स्टेशन में उसको लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है पुलिस की तरफ से कासगंज की कि उस पर इल्जाम लगा दिया गया कि वो किसी एक बच्ची को लेकर भागा था। और जब अल्ताफ को कासगंज के पुलिस स्टेशन में लाया गया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 24 घंटे से कम वक्त में उसकी लाश को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। कोई अल्ताफ के परिवार से जाकर न मुख्यमंत्री मिलते हैं, न ये बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनके लोग जाकर अल्ताफ के पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं करते। न उनके भाषणों में अल्ताफ की मौत का जिक्र होता है। अक्टूबर में यहाँ पर सरयू नदी के किनारे जितने गांव थे, अक्टूबर में इतनी बड़ी बारिश हुई। आप देखते हैं कि गन्ने की खेत मुतासिर हुई, क्या क्या वहां पर किसानों को तकलीफें उठाना पड़ा। उसका जो काम था वो काम भी योगी सरकार मुकम्मल नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद पहुंचे और बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इसी दौरान एक कार्यक्रम में 3 बार एक ही सवाल पूछा गया, लेकिन तीनों बार उन्होंने सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं कहा। उनसे जानने की कोशिश की गई कि 3 कृषि कानून वापस लिए क्यों गए हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन तीनों बार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पहली बार उनसे सवाल कर बैठे हुए किया गया, लेकिन 3 कृषि कानूनों की वापसी पर उन्होंने हाथ मिलाकर गाड़ी को रवाना कर दिया। दूसरी बार जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बस हो गया बेटा, और तीसरी बार के सवाल पर 12 सेकंड तक उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। आप खुद सुनिए और देखिए। प्रदेश के अंदर 3 कृषि कानून वापस कर लिए गए हैं, इसका स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान हट नहीं रहे, हो गया यार निकल यार। 3 कृषि कानून वापस भारतीय जनता पार्टी का अपना गौरवशाली इतिहास है। राज्य के अंदर पहली बार 3 तलाक पहली बार समाप्त किया। जो कहा है मोदी जी वो किए, चाहे 370 धारा आज समाप्त किया है। तो आज कश्मीर के अंदर आज मुस्लिम बेटियां प्रधान बन रही हैं। आज आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज वहां सभी को केंद्र की सभी योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं। पक्का मकान बन रहा है। नहीं तो आतंकवादियों का राज था मित्रों, जहां गुंडे बदमाश रहते हैं वहां परिवार सुरक्षित नहीं रहता है। इसलिए शांति से आज कोई काम कर रहा है और शांति से रह रहा है राज्य के अंदर और देश के अंदर। तो आज मोदी योगी के नेतृत्व में बलिया जिले के रसड़ा स्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी केंद्रीय कार्यालय पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सुबह सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को ज्ञापन दिया। इस दौरान राजभर ने कहा कि भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री सबको नागपुर में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने भी कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेताओं को महंगाई, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जातिवार जनगणना पर बोलने की हिम्मत नहीं है। ये लोग केवल देश को तोड़ने का काम करते हैं। वहीं बसपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा को जिताने के लिए बसपा भाजपा का अंदरूनी गठबंधन हुआ है। देखिए, ये लोग भी सावरकर के बच्चे हैं ना, हमेशा माफी मांगते हैं। जब भी लोग देखे हैं तो हमेशा माफी मांगने का काम किए हैं। तो ये लोग, इन लोगों को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे मंत्री, विधायक, सांसद हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, सबको नागपुर ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, जितना बोलते बने बोलो।
तो ये सब झूठ बोलने की ट्रेनिंग लिए हैं। ये हमेशा झूठ बोल करके इनसे पूछिए, आप कभी मिल जाए तो इनसे पूछिए कि महंगाई आज गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 हुआ, इस पे आप क्यों नहीं कम करते हो? सरकार डबल इंजन की तेरी है, 50 रुपए सरसों का तेल बढ़ा के 200 किया, क्या आप उसको कम कर सकते हो? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश के भदोही में कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू कर सकती है। राज्यपाल मिश्र ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम भी बताया है। कलराज मिश्र ने कहा है कि सरकार ने किसानों को कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश की, लेकिन निरस्त करने पर अड़े रहे। ये कानून किसानों के हित में बनाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने महसूस किया है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। अभी समय अनुकूल नहीं है, इसीलिए ये बिल दोबारा आ सकता है। कलराज मिश्र ने भदोही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन कर रहे थे, कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। सरकार ने कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कानून था, इसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की। इसका जो सकारात्मक पक्ष है हम किसानों को समझा देंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे और इस बात पर मजबूर थे कि तीनों कानून वापस ले जाए। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा, लेकिन इस समय किसानों संबंधित कानून जो किसान लगातार इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वापस ले लेना चाहिए और उन्होंने शालीनतापूर्वक उसको वापस लिया है। पीलीभीत से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने पीएम मोदी की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एमएसपी पर कानून बनाने की मुद्दा उठाया है। वरुण गांधी ने कहा है कि अगर ये निर्णय पहले ही ले लिया जाता है तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। साथ ही कहा कि आंदोलनरत किसानों पर हुई एफआईआर को भी सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जेल में बंद मुख्य आरोपी आनंद गिरि और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने लगभग 2 महीने तक चली लंबी जांच पड़ताल के बाद सीजेएम कोर्ट में आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने देर शाम 3 कई प्रकरणों में मुख्तार अंसारी के 3 सहयोगी अपराधियों की 2 करोड़ 81 लाख की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने देर रात मुख्तार के 3 सहयोगियों में वसूली और माफिया सुरेश सिंह के जिलेबी भीटी स्थित जमीन और उस पर निर्मित मकान जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 82 लाख के संबंध में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश दिया। वहीं डीएम ने मुख्तार के निकट सहयोगी ठेकेदार महमूद पत्र मकसूद के खिलाफ भी 33,11,000 अनुमानित कीमत की संपत्ति के 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश दिया। इसमें 3 4 पहिया वाहन, 1 2 पहिया वाहन शामिल है। उधर शराब माफिया विनोद यादव पुत्र अंबिका यादव के खिलाफ 14(1) गैंगस्टर एक्ट में पुलिस रिपोर्ट के बाद 66,10,000 रुपए कीमत की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। बदायूं से सपा जिला अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव ने कृषि कानून पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानून वापस लेना मोदी की चाल साजिश है। चुनाव का समय आते ही प्रधानमंत्री ने ये चाल चली है। बीजेपी को पता है कि 2022 में सपा की सरकार आने वाली है, इसीलिए 3 कृषि कानून वापस लिए गए। साथ ही कहा कि मुझे शंका है कि कहीं चुनाव के बाद फिर से कृषि कानून लागू कर न दिया जाए। मेरा तो सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को धोखा देने का काम किया है। जब सबसे पहले इन्होंने बिल पास किया, अब बिल वापस लिया है। इन दोनों में क्या अंतर है और क्यों ऐसा किया, इसका जवाब किसानों ने और विपक्ष के लोगों ने दिया है। उनके दबाव में आकर इन्होंने वापस लिया है। जो किसानों के हित ना कर पाए, बेरोजगारों को न देख पाए,
और जितनी जनता, गरीब जनता परेशान है, उनकी कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल देश को लूटने में लगे हैं, लोगों को धोखा देने में लगे हैं। और लोगों को धोखा देने के बाद ये चुनाव समय जो आ रहा है, यूपी का जो चुनाव है, ये इस मुद्दा को बनाना चाहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। इनका कोई उद्देश्य नहीं, केवल चुनाव की वजह से ये कर रहे हैं। और ये चुनाव खत्म होने के बाद मुझे तो ये शंका है कि पुनः ये लागू न कर दें। ये धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता से वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगाने को यूपी में 3 विशेष अदालत बनाई जाएगी, जिसके जरिए साइबर क्राइम के जरिए धन उड़ा ले जाने, बिल्डरों की ओर से रकम हड़प लेने और फर्जी वित्तीय संस्थाओं पर रोक लग सकेगी। ये अदालतें फिलहाल लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर में स्थापित होगी। इन अदालतों में वित्तीय मामले से जुड़े आपराधिक मुकदमों की सुनवाई होगी। इसमें पीड़ितों को जल्द ही न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल पूरी है। सियासी समीकरण सेट करने के साथ ही सियासी दल गठबंधन की गांठें दुरुस्त करने में जुट गई है। कृषि कानून रद्द होने के बाद एक बार फिर रालोद के साथ गठबंधन के लिए सियासी दलों में खींचतान तेज हो गई है। सपा 25 सीट दे रही है, लेकिन प्रियंका जैन की मुलाकात के बाद रालोद के तेवर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रालोद का किससे होगा गठबंधन? कांग्रेस से या फिर समाजवादी पार्टी से, या फिर बीजेपी अपने रणनीति में सफल होगी? खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव दहलीज पर है। राजनीतिक पार्टियों ने वादों की रैक को सजाना शुरू कर दिया है। वादों की ऐसी बहार जिसमें महबूबा जैसी जनता पर राजनीतिक पार्टियां महबूब बनकर सब कुछ लुटाने को तैयार हैं और कह रही हैं कि हम आपके लिए नजराने में हुकूमत का यकीन लाए हैं, तोहफा कबूल कीजिए। वादों के अलावा यूपी में सियासी गणित साधने की तैयारी भी तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ वेस्ट यूपी की राजनीति के सियासी समीकरण भी बदलने लगे हैं। जाट बिरादरी वेस्ट यूपी में गेम चेंजर की भूमिका में है। सपा और रालोद के गठबंधन की तैयारी में बीजेपी खलल डाल सकती है, लेकिन अब बदले हुए माहौल में रालोद को भी नए सिरे से रणनीति तय करनी पड़ रही है। रालोद की चर्चा कांग्रेस से भी चल रही है। भाजपा के सामने वेस्ट यूपी में मजबूती के लिए सपा और रालोद साथ होने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी रालोद के सहारे वेस्ट यूपी में सियासी दांव खेलना चाह रही है। चर्चाएं शुरू हो गई है कि भाजपा किसान आंदोलन को खत्म कर जयंत चौधरी को साधने की तैयारी कर रही है। इस पूरे समीकरण का सियासी गणित है यूपी की 26 जिलों की 136 सीटों पर जाट वोटों का प्रभाव। वेस्ट यूपी में मेरठ मंडल, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली मंडल में 26 जिले आते हैं। यहाँ 136 विधानसभा सीटों पर जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है। दिल्ली और हरियाणा से सटा बागपत छपरौली विधानसभा रालोद का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर पिछले 84 साल से चौधरी चरण सिंह के परिवार और रालोद का ही दबदबा रहा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत और फिर 20 सितंबर को छपरौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में जाट बिरादरी ने अपनी ताकत दिखाई थी। इसी ताकत के साथ रालोद सपा के आगे झुकने को तैयार नहीं है और दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर खींचातानी मची हुई है। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव में कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रियंका गांधी और रालोद के जयंत चौधरी के बीच मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो सपा बैकफुट पर आ गई। सपा जहां रालोद को 25 सीटें देने पर अड़ी थी, तो वहीं जयंत और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद सपा 32 से 35 सीटें देने को तैयार हो गई है। रालोद के पीछे सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि सत्ताधारी दल और जयंत चौधरी को साथ लाने की कोशिशों की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी का एक धड़ा जयंत की पार्टी के साथ गठबंधन चाहता है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी की कोशिश अब जयंत को साथ लाने की है।
गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद भी इस चर्चा को और बल मिला है। कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद विपक्षियों की पार्टी जहां ओवर होती दिखाई दे रही है, तो वहीं किसानों और पश्चिमी यूपी को भी साधने की कवायद तेज हो गई है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि चुनाव में इस सावन में फूलों की बरसात किसके आंगन में होती है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें और जनता टीवी देखते रहें। नमस्कार।